हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपिका सरफराज फ्रॉम पंडित जवाहरलाल नेहरू कला एवं विज्ञान स्नातकोत्तर महाविद्यालय बेमेतरा में से के वाणिज्य विभाग में अतिथि सहायक प्राध्यापक पद में पदस्थ हूँ। भाई, हमारा जो पुराना टॉपिक था विक्रय प्रबंधन के कार्य, उसका लास्ट छोटा सा पार्ट बच गया था जो कि अन्य विधियाँ थी या विविध कार्य थे। आज उसको डिस्कस करेंगे। तो अदर मिसलिनियस फंक्शन में सबसे पहला है आर्थिक स्थिति का पता लगाना। भाई, विक्रेताओं के माध्यम से विक्रय प्रबंधन ग्राहकों की आर्थिक स्थिति एवं उधार चुकाने की क्षमता की जानकारी भी प्राप्त करता है। भाई, इससे पहले हमने क्या देखा था? मैनेजमेंट के जो ऑर्गेनाइजेशन है या फिर एडमिनिस्ट्रेशन है उनका कार्य देखे थे। उसके बाद जो सेल्स पर्सन है या सेल्स फोर्स है उनका। अब भाई आप अब क्या काम देखेंगे जो एक्सटर्नली है, जिससे आप एक तरह से ज़्यादा लाभ कमाते हैं। तो भाई, आर्थिक स्थिति का पता लगाना, कंज्यूमर का जो बाइंग पावर है वो कौन जानता है? सेल पर्सन जानता है, क्योंकि आप उनके माध्यम से आप उनको प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो उससे आपको पता चल जाता है कि कौन प्रोडक्ट का उस वस्तु को क्रय कर सकता है या फिर उसको उधार में ले सकता है। ये सब जानकारी हमको प्राप्त होती है। एक तरह से उनकी आर्थिक स्थिति का पता चलता है, जिससे साख नीति से संबंध में उपयुक्त निर्णय लिया जा सकता है। यानी जो क्रेडिट फैसिलिटी है, क्योंकि हर जगह क्रेडिट फैसिलिटी नहीं होती, आपको ये मालूम है, लेकिन आपका कस्टमर रिलेशन अगर अच्छा है तो एक टाइम के बाद आपको क्रेडिट फैसिलिटी भी मिल जाती है। कई बार आपने देखा होगा, जब पहली बार किसी शॉप में जाएंगे तो आपको क्रेडिट फैसिलिटी में सामान नहीं देता है। आप उनके परमानेंट कस्टमर बन जाओ, आप हमेशा जो भी सामान है आप वहीं से लेंगे, तो क्या होता है, एक बार वो सोचते हैं क्रेडिट फैसिलिटी देने के लिए, बट उसके पीछे भी कुछ शर्तें होती, क्योंकि उनको समझ आता है आपकी आर्थिक स्थिति को। वो जान जाते हैं कि आप कब पेमेंट कर पाएंगे और कब नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए जो सूचना है उसको क्या है, गोपनीय रखनी चाहिए तथा ग्राहक के हित के विपरीत दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। भाई, कई बार कस्टमर का आपका रिलेशन बिगड़ भी सकता है। आप उनकी आर्थिक स्थिति जान गए तो उसको क्या गोपनीय रखिए आप। अगर आप उसको डिस्क्लोज़ कर देंगे तो उससे आपका और कस्टमर का और आपका रिलेशन बिगड़ सकता है, विक्रयकर्ता और आपके ग्राहक का। तो कई बार वो हम कॉन्फिडेंशियल भी रखते हैं। आपने देखा होगा, जैसे हमारे घर के पास का जो किराना दुकान वाला होता है, हम परमानेंटली वहीं रहते हैं, जिस कॉलोनी में रहते हैं, वो हमको डेली आ रहे हैं जा रहे हैं तो पहचान जाता है। तो क्या है, वो एक समय के बाद हमको क्रेडिट फैसिलिटी दे देता है एक समय के बाद। लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ शॉपकीपर्स या कुछ विक्रयकर्ता क्या होते हैं, हमारे साथ ठगी भी कर लेते हैं। हमने जितना सामान नहीं लिया उसका ज़्यादा का बिल बन गया, क्योंकि उनको मालूम है, वो हमारी आर्थिक स्थिति से एकदम रूबरू हो जाते हैं। नेक्स्ट है राशि वसूल करना या राशि वसूली। यदि उधार विक्रय की राशि को वसूल करने हेतु पृथक से व्यवस्था ना करके उससे ही यह कार्य सौंपा जाता है, तो विक्रय प्रबंधन का यह कर्तव्य होता है कि वह अपने विक्रयकर्ताओं एवं कर्मचारियों के मध्य से उधार विक्रय की राशि को वसूल करवाने का प्रयास करे। इसके लिए विक्रेताओं को अतिरिक्त पारिश्रमिक दिया जा सकता है। कई जो सेल पर्सन दुकानदार होते हैं तो वो अपने सेल पर्सन को उधार के लिए भेजते हैं, मतलब उधार वसूली के लिए भेजते हैं। अगर वो बड़े क्या बोलना चाहिए, बड़े उसमें है, बड़ा शॉप है, तो भाई वहाँ लोग होंगे। लेकिन जो छोटा शॉप है, वो तो जो विक्रय करता है वो खुद ही वसूल करता है। जैसे इससे पहले वाले पॉइंट में बताई, किराना दुकान वाला क्या है, हमसे डायरेक्ट कहेगा और राशि वसूल करेगा। लेकिन बड़े उसमें क्या होता है कि जो सेल पर्सन है वो प्रोडक्ट देने तो जाएगा ही जाएगा आपके मीडिएटर्स को
या ग्राहक को, अपने ग्राहक को साथ में, क्योंकि उसने क्रेडिट फैसिलिटी भी दी है आपकी आर्थिक स्थिति को जानकर, तो जो वसूली है वो भी वही करता है, पेमेंट लेने वही आता है। जैसे मैं एग्ज़ाम्पल बताती हूँ, मैं अपनी मदर के साथ जाती हूँ किराना सामान वगैरह लेने, तो मैंने देखा है कि वो शॉप में अधिकतर क्या है, होल सेलर आते हैं वहाँ पे, या उनका सेल पर्सन आता है ऑर्डर लेने के लिए, या कोई भी ब्रांड वाले अपने सेल पर्सन को भेजते हैं सामान के लिए जहाँ उस सामान की डिमांड होती है उस प्लेस पे। तो क्या है, उसका लिस्ट बना के आते हैं, सामान दे के आते हैं। कई बार क्या होता है, कैश तुरंत कस्टमर अगर जो जहाँ वो अपना जो उनके ग्राहक हैं वो कई बार क्या होता है तुरंत पेमेंट कर देते। कई बार क्या होता है कि उनके पास नहीं रहा तो क्या बोलते हैं, नेक्स्ट टाइम जब आप आइएगा तब पेमेंट लेकर जाएगा। तो क्या है, वसूली करने फिर कौन आता है, वही लोग आते हैं। तीसरा है कार्यकाल व्यवस्था देखना। विक्रय प्रबंधन का कर्तव्य है कि वह अपने कार्यालय के सुसंचालन के लिए वांछित सामग्री, उपकरण, स्टेशनरी व कर्मचारियों की व्यवस्था करे। भाई अब मैनेजमेंट है तो मैनेजमेंट का क्या है, उनके जो कार्यालय हैं उसका व्यवस्था देखना भी आवश्यक है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा जैसे मैं एज अ प्रोफेसर हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, तो मेरे लिए क्या है, कॉलेज का कर्तव्य है कि वो मुझे पढ़ाने के लिए चॉक, डस्टर, बुक्स प्रोवाइड करें, तभी तो मैं आपको प्रॉपर वे में पढ़ा पाऊँगी। तो वो उनका कर्तव्य है कि वो आपके लिए वो सारी व्यवस्था करके देंगे जो आपके विक्रय के लिए हेल्पफुल हो या आपको उस कार्य को करने में मदद करे। तो इसलिए जो कार्यालय का व्यवस्था देखना भी मैनेजमेंट का ही काम होता है, क्योंकि भाई उनको अपना प्रॉपर मैनेजमेंट करना है या सेल्स बढ़ाना है, तो आपको सेल्स बढ़ाने के लिए एक्स्ट्रा खर्चा भी करना पड़ेगा, क्योंकि अपने एम्प्लॉयज़ के ऊपर आप खर्चा नहीं करेंगे, उनको एक प्रॉपर इन्वायरमेंट नहीं देंगे, तो आपके लिए सही तरीके से काम भी नहीं कर पाएंगे। तो उनको सही से अगर काम करवाना है तो आपको उनके लिए बेस्ट इन्वायरमेंट उनको देना होगा, या फिर उनको वो व्यवस्था देनी होगी ताकि वो काम ईज़िली कर पाएँ। अगला है आंकड़ों का संग्रहण। आंकड़ों का संग्रहण यानी कलेक्शन ऑफ डाटा। एक तरह से विक्रय प्रबंधन विक्रय, बाजार, उत्पाद, मांग, प्रतिस्पर्धा आदि से संबंधित आंकड़ों को भी एकत्रित करवाता है, ताकि विक्रय की प्रगति या फिर अवनति, बाजार विस्तार या संकुचन तथा विक्रेता के प्रयासों एवं उपलब्धियों आदि के बारे में जानकारी मिल सके। अब भाई आप अगर सेल्स करवा रहे हो, सेल से रिलेटेड सारे डाटा आपको कलेक्ट भी करवाना है अपने सेल पर्सन से एक तरह से, क्योंकि जो मैनेजमेंट है वो तभी आप आगे का जो प्रॉब्लम होगा अगर उसका सॉल्यूशन निकालने में उसके पास डाटा रहेगा, तभी तो वो सॉल्यूशन निकाल पाएगा। आप बाज़ार का कंडीशन बता पाओगे, प्रोडक्ट का मार्केट डिमांड क्या है, क्योंकि बेचने आप जा रहे हो तो आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि कौन सा प्रोडक्ट बिक रहा है, कौन सा नहीं बिक रहा है। तो उससे क्या हो रहा है, आप एक तरह से डाटा कलेक्ट कर रहे हो। कई बार होता है कुछ प्रोडक्ट की डिमांड कम हो जाती है, कुछ प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा हो जाती है, तो उससे भी हेल्प मिलती है आंकड़ों के कलेक्शन से। तो जो डाटा कलेक्ट हुआ रहता है उससे क्या है, आप अपने सेल्स को और भी इफ़ेक्टिवली कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास आपके कॉम्पिटिटर्स का डाटा है कि आपके कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट का प्रमोशन कैसे कर रहे हैं, किस प्राइस में सेल कर रहे हैं, या फिर जो आपका सेल्स बढ़ घट क्यों रहा है, आपके प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है, सप्लाई कैसे कर रहे हैं, ये सब आंकड़े कलेक्शन करना बहुत ज़रूरी है। आखिरी है विक्रय अनुसंधान। अब सेल्स रिसर्च भी करना है। जैसे हमने मार्केटिंग रिसर्च पढ़ा था, भाई मार्केटिंग रिसर्च ओवरऑल मार्केट के प्रॉब्लम को जान। अब यहाँ हमको किसके प्रॉब्लम्स को जानना है, सेल्स से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसको जानकर सुधार करके
अपने सेल्स को बढ़ाने का काम करना है। विक्रय योजनाओं के निर्माण के लिए विक्रय अनुसंधान आवश्यक होता है। भाई जब भी हम क्या है सेल से रिलेटेड प्लानिंग करते हैं तो उससे पहले, कोई भी प्लानिंग करने से पहले हम उसका रिसर्च करते हैं ना। जब मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल बताती हूँ, अगर हम किसी पर्टिकुलर एरिया में कोई बिज़नेस खोलना चाहते हैं तो पहले वहाँ सर्वे करते हैं या रिसर्च करते हैं कि हम जो बिज़नेस खोलना चाहते हैं क्या वो एरिया परफेक्ट है, उस एरिया में हम या उस प्लेस में हम अगर करेंगे तो वो इन्वायरमेंट हमारे लिए अच्छा होगा, वहाँ के लोग उतने इफ़ेक्टिव होंगे उस प्रोडक्ट से या उस बिज़नेस से कि नहीं होंगे। ये सब हम इकट्ठा करते हैं। तो वही सेल्स में भी होता है कि उसको सेल्स करने से पहले हम उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो सब एक तरह से रिसर्च के थ्रू कलेक्ट कर लेते हैं। अतः प्रबंधन विक्रय की नई तकनीक, प्रणाली, ग्राहक व्यवहार, क्रेता मनोविज्ञान, सामाजिक प्रथाएं, नई विक्रय लागत आदि के बारे में निरंतर अनुसंधान करवाना ज़रूरी होता है। भाई अगर आप सेल कर रहे हैं, आपका प्रोडक्ट बिक रहा है करके आप बैठ नहीं सकते। आपको फिर भी, अगर मान लीजिए आपके प्रोडक्ट के साथ सब्स्टिट्यूट और भी कोई प्रोडक्ट आए तो एक हद के बाद क्या होता है, लोगों का टेस्ट प्रेफरेंस चेंज होता है, एटमॉस्फेयर चेंज हो रहा है, और हम जिस युग में रह रहे हैं उसमें बहुत जल्दी क्या हो रहा है, नई चीज़ को लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो उस नए चीज़ को एक्सेप्ट करने के साथ जब हम अपने प्रोडक्ट में भी चेंजेस लाएंगे तभी तो हमारे प्रोडक्ट का जो सेल है वो निरंतर जैसे चलता आ रहा है वैसे ही रहेगा। हम पुराने ही ढर्रे से चलेंगे तो वो पॉसिबल नहीं होता। इसलिए हमको उस रिसर्च को कंटिन्यू करते रहना चाहिए। हमारे प्रोडक्ट सेल्स के साथ भी हम रिसर्च करते रहना चाहिए ताकि हम नई चीज़ें उसमें और ऐड करके अपने आप को और विकसित कर सकें। तो थैंक यू, बी सेफ, बी हेल्दी। आपका पूरा ये वाला पार्ट कंप्लीट हुआ।